नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और अध्ययन लगातार अच्छा चल रहा होगा। तो हम लोग संविधान सभा की बात कर रहे थे और संविधान सभा के अंतर्गत हम लोगों ने कुछ बिंदुओं को लिख लिया था, समझ लिया था। अब आगे हम उससे चर्चा करेंगे और नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे साथ साथ, जिससे कि बाद में आपको किसी भी वीडियो देखने की आवश्यकता ना हो, संपूर्ण नोट्स आपके बनकर तैयार हो। तो रजिस्टर निकाल लीजिएगा, लेकर बैठिएगा आप लोग और हम सारे पॉइंट्स को बात करते चलेंगे। तो संविधान सभा की हम लोग जिक्र कर रहे हैं, दूसरी क्लास है ये। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं क्या बात बन सकती है। चलिए पॉइंट लिखिएगा, बात समझते चलेंगे और लिखते चलेंगे। लिखिएगा, बी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए, देखिए एक बात स्पष्ट रूप से कर लीजिएगा, डॉक्टर अंबेडकर और उनकी जो सदस्य थे, 7 सदस्यीय दल था प्रारूप समिति। प्रारूप समिति का जो कार्य था वो प्रारूप तैयार करना नहीं था, बल्कि सर वी.एन. राव के द्वारा तैयार प्रारूप का अध्ययन करना था, उसका भारतीयकरण करना था। अर्थात भारतीय परिवेश और भारतीय परिस्थिति के अनुसार उसको बदलना था। तो प्रारूप समिति का काम संविधान के प्रारूप को तैयार करना नहीं, बल्कि उस पर विचार विमर्श करना था और भारतीयकरण करना था। तो लिखिएगा ऐसी बात को, सर बी.एन. राव द्वारा तैयार संविधान के प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 29 अगस्त 1947 को 29 अगस्त 1947 को 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, देखिए इस प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। तो सब तीनों नाम लिख लीजिएगा, प्रारूप समिति ओब्लिक ड्राफ्टिंग कमेटी ओब्लिक पांडुलेखन समिति का गठन किया गया। कितने? 7 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित 7 सदस्य, टोटल 7 लोग थे। कौन कौन थे नाम लिख लीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पहला नाम लिखिएगा डॉक्टर B.R. अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। दूसरा नाम लिख लीजिएगा K.M. मुंशी। तीसरा नाम लिखिएगा मोहम्मद सादुल्ला, तीसरा नाम लिखिएगा मोहम्मद सादुल्ला या सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। नेक्स्ट लिखिएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर, चौथा नाम है एन गोपाल स्वामी अयंगर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, चौथा नाम था एन गोपाल स्वामी अयंगर। 5वां नाम लिखिएगा आप लोग अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है, 5 नाम हो गए। 6ठा नाम लिखिएगा B.L. मित्र, B.L. मित्र। और 7वां नाम लिखिएगा D.P. खेतान, D.P. खेतान। देखिए संविधान सभा पर एक आरोप लगता है कि संविधान सभा मुख्यतः कांग्रेस की सभा थी। देखिए यह आरोप पूरी तरह निरर्थक है, व्यर्थ है। अगर आप इनमें से 7 सदस्यों को देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। हालांकि बाद में ये कांग्रेस की मदद से बॉम्बे की सीट से चुनकर संविधान सभा में पहुंचे थे, लेकिन प्रथम बार जब पहुंचे तो ये मुस्लिम लीग की मदद से पहुंचे थे। K.M. मुंशी एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह कांग्रेसी थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के मेंबर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक विख्यात एडवोकेट थे। B.L. मित्र आल्सो एक एडवोकेट थे। D.P. खेतान एक उद्योगपति थे। जो खेतान पंखे आते हैं वो D.P. खेतान साहब ही हैं। हालांकि D.P. खेतान साहब के बाद जब इन्होंने त्यागपत्र दे दिया था स्वास्थ्य कारणों से, तो T.T. कृष्णमाचारी को इनके स्थान पर शामिल किया गया था। तो D.P. खेतान के आगे लिखिएगा T.T. कृष्णमाचारी, T.T. कृष्णमाचारी,
को इनके स्थान पर रखा गया जब डीपी खेतान ने स्वास्थ्य कारणों से अपना त्यागपत्र दे दिया था। ठीक है, और बीएल मित्र को निधन के बाद स्थान खाली हो गया, उसकी जगह माधव राव आए, माधव राव। तो ये 7 सदस्य थे और 29 अगस्त 1947 को इस कमेटी का गठन हुआ जिसमें 7 मेंबर थे। लेकिन प्रश्न यहां पर ही नहीं हो रुकता, प्रश्न ये पूछता है, ये कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि अध्यक्ष थे, इनका कब निर्वाचन किया गया, इनको कब अध्यक्ष पद के लिए बनाया गया इस समिति का। तो वो तारीख थी 30 अगस्त 1947 को इनको अध्यक्ष बनाया गया। क्योंकि कई बार प्रश्न इस टाइप से आ जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने, तो लोग ज्यादातर समझे हुए हैं कि 29 अगस्त को प्रारूप समिति का गठन हुआ तो उसी दिन अध्यक्ष बने होंगे, लेकिन वाकई में अध्यक्ष अगले दिन यानी 30 अगस्त 1947 को बने थे। तो ये पॉइंट्स लिख लिए। इसके बाद आप दूसरा पॉइंट्स लिखिएगा 30 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग से निर्वाचित हुए थे। सैयद मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग से निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट लिखिएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे और जब कभी भी आर्टिकल 370 अनुच्छेद 370 पर जिक्र या बहस होती थी तो जवाब एन गोपाल स्वामी अयंगर दिया करते थे। हालांकि जो 370 था प्रारंभ में ये 306A था, बाद में इसका स्थान बदला गया और आर्टिकल 370 के नाम से ये जाना गया। 306A था जिस वक्त बहस चल रही थी, उस वक्त ये 306A था। लिख लीजिएगा। एन गोपाल स्वामी अयंगर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री थे और जब कभी भी आर्टिकल 370 पर बात होती थी तो उसका जवाब एन गोपाल स्वामी अयंगर साहब ही दिया करते थे। ठीक है, तो ये रही प्रारूप समिति के बारे में बात। अब आप लोगों को मालूम है कि संविधान सभा में अध्यक्ष भी बनाए गए थे। 2 अध्यक्ष थे, एक ब्रिटिश भारत से थे और एक देसी भारत से थे। H.C. मुखर्जी जो थे वो अंग्रेजी भारत के थे और B.T. कृष्णमाचारी देसी भारत की तरफ से उपाध्यक्ष बने थे। लिखिएगा, संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, ब्रिटिश भारत से और दूसरे का नाम था B.T. कृष्णमाचारी। ये टीटी हैं, ये बीटी हैं, अलग अलग हैं दोनों लोग। B.T. कृष्णमाचारी और इनके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा देसी भारत से ये उपाध्यक्ष थे। 2 उपाध्यक्ष थे, H.C. मुखर्जी और B.T. कृष्णमाचारी। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। 22 जुलाई 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया। पंडित नेहरू के प्रस्ताव पर, इसलिए लिखेगा पंडित नेहरू के प्रस्ताव पर संविधान सभा द्वारा तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया। उसका प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका प्रस्ताव स्वीकार किया गया। देखिएगा, संविधान सभा के सदस्य पंडित गोविंद मालवीय के प्रस्ताव पर 22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है।
22 जुलाई को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 22 जुलाई हमारे यहाँ झंडा दिवस के रूप में मनाई जाती है। पंडित गोविंद मालवीय थे जिन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा, उसको स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट लिखिएगा 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। देखिए, राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है 14 सितंबर 1949 को हिंदी को। ठीक है, इसलिए इसमें लिखिएगा, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, या 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा अब 15 अगस्त 1947 को देश का विभाजन हो गया। भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्र बन गए। हालांकि डोमिनियन स्टेट के रूप में बने थे प्रारंभ में, बाद में भारत 26 जनवरी 1950 को संप्रभु राष्ट्र के रूप में, गणतंत्र के रूप में बन गया। लेकिन पाकिस्तान बाद तक डोमिनियन स्टेट रहा। तो दो डोमिनियन स्टेट बनी, एक भारत और एक पाकिस्तान। अब पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया तो संविधान सभा में भी सीटों की संख्या कम हो गई, और सीटों की संख्या जो कम हुई वो हो गई 299, 299। अब 299 का क्या आंकड़ा है? इसमें ब्रिटिश भारत से 229 सीटें थी और 70 सीटें थी देसी भारत से। ठीक है, तो देश का विभाजन हुआ। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सीटें घट जाएंगी, क्योंकि जो पाकिस्तान वाला हिस्सा था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, वो उसमें जो भी सीटें थी वो उनके साथ चली गई। भारत में जो सीटें बची वो 299 सीटें बची। उसमें 229 सीटों पर चुनाव हुए थे जिन पर जो ब्रिटिश भारत से संबंधित थी, और 70 सीटें ऐसी थी जो देसी भारत से संबंधित थी। लिख लीजिएगा इसको। 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद, 15 अगस्त 1947 को देश विभाजन के बाद संविधान सभा में सीटों की संख्या 299 रह गई। सीटों की संख्या 299 रह गई, जिसमें 229 सीटें ब्रिटिश भारत के लिए थी, वहीं 70 सीटें देसी भारत के लिए थी। तो 70 सीटों पर देसी भारत से सदस्यों को मनोनयन किया जाना था और 229 सीटों पर निर्वाचन होता। हालांकि ये सब पहले हो चुका था। जो सीटों की संख्या बची थी वो उसका आंकड़ा आपके सामने ये रहा, 299 सीटें। अब ये सब कुछ हो गया, उसके बाद तारीख आती है आपकी 26 नवंबर 1949, और 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। उस दिन 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए, जिनकी उस वक्त तुरंत आवश्यकता थी। उन सभी को 16 अनुच्छेदों को उस दिन लागू किया गया। लिखिएगा 26 नवंबर 1949 देश का संविधान आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। इस दिन 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया। कौन कौन से अनुच्छेद थे जरा एक बार लिख लीजिएगा। अनुच्छेद, आर्टिकल एक साल लिख दे रहा हूं मैं, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो ये वो अनुच्छेद थे, 16 अनुच्छेद, जो 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से संविधान जैसे लागू हुआ। तो ये 16 अनुच्छेद सबसे पहले लागू किए गए। देखिए 26 नवंबर की अगर हम लोग बात करते हैं
तो इसी वजह से 26 नवंबर को प्रारंभ में विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। लेकिन 2015 से इसको संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा है। तो वर्तमान में स्थिति यह है कि 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो लिख लीजिएगा अगले पॉइंट में कि वर्तमान में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये हमारी एक बात रही अब तक की। अब एक तारीख और महत्वपूर्ण है, 17 नवंबर 1947। 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा ने एक काम करना और प्रारंभ किया। देखिए तारीख है 17 नवंबर 1947। आप इसी तरह लिखिएगा या इसमें लिख लीजिएगा पॉइंट। 17 नवंबर 1947 से संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में अंतरिम संसद के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। अब संविधान सभा दो कार्य कर रही थी, एक तो संविधान का निर्माण कर रही थी, दूसरा इंटरिम पार्लियामेंट यानी कि अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। तो दो कार्य थे। पहला संविधान के निर्माण का काम था, और जिस वक्त संविधान के निर्माण का काम करती थी संविधान सभा, उस वक्त जो अध्यक्षता करते थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन इसके साथ साथ संविधान सभा इंटरिम यानी कि अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। किस रूप में? अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी। और जिस वक्त ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी उस वक्त अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन? गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। यानी दो काम कर रही थी संविधान सभा, एक संविधान के निर्माण का काम, और जिस वक्त संविधान के निर्माण का काम करती थी उस वक्त अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जिस वक्त ये अंतरिम संसद के रूप में इंटरिम पार्लियामेंट के रूप में कार्य करती थी तो उस वक्त अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर या जीवी मावलंकर साहब करते थे। इनके बारे में दो बातें और कर लेते हैं जीवी मावलंकर साहब के साथ। ये जब निर्वाचित सरकार यानी कि आम चुनाव के बाद जब सरकार बनी तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर साहब थे। ठीक है, पहले प्रोटेम स्पीकर भी जीवी मावलंकर साहब थे, और पहले लोकसभा अध्यक्ष जिनके खिलाफ संसद में अभियोग आया था, जिनको हटाने का प्रस्ताव आया था, एकमात्र और पहले व्यक्ति हैं गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनके बारे में ये इतिहास में कहा जाता है कि इनके खिलाफ हटाने का प्रस्ताव आया था। तो गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में हम लोगों ने इतनी बातें कर ली। ठीक है, अब लिखिएगा आप लोग, अगला पॉइंट लिखिएगा 26 नवंबर 1949 तक। अगला पॉइंट लिखिएगा 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कुल 11 अधिवेशन हुए थे। कब तक? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 तक 11 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, पुस्तकों में 12 अधिवेशन भी लिखा होता है, कुछ में 11 अधिवेशन भी लिखा होता है। क्या फैक्ट है मैं अभी बताता हूं आपको। उससे पहले एक बात पूछ ली जाए या कर ली जाए कि जब 26 नवंबर 1949 को देश का संविधान बनकर तैयार था तो उस दिन लागू क्यों नहीं किया गया? क्यों हम लोगों ने 26 जनवरी 1950 तक का इंतजार किया गया? उसके दो कारण थे। एक पहला कारण तो यह था कि आपको ध्यान होगा 1930 में 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर यह संकल्प लिया था कि इस दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया करेंगे, 26 जनवरी 1930 के लिए। अब चूंकि देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो इस तिथि का भी महत्व रहना चाहिए, इसलिए कुछ टाइम डिले किया गया। क्योंकि नवंबर 1949 की बात है, दिसंबर के बाद जनवरी, 2 महीने की बात है, 2 महीने बाद इसको लागू कर दिया गया पूर्ण रूप से। पहली बात तो यह है। दूसरी बात यह है कि अभी तक भारत जो है वो गणतंत्र नहीं बना था। भारत गणतंत्र नहीं बना था। अब आप कहेंगे कि गणतंत्र क्या होता है और क्यों नहीं बना था? आपको मालूम होना चाहिए कि देश की आजादी के बाद कुछ समय तक लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ के गवर्नर जनरल रहे, उसके बाद राजगोपालाचार्य बने थे।
और राजगोपालाचारी जो बने थे वो भी, उन्होंने जो शपथ ली थी वो भी ली थी ब्रिटिश महारानी के प्रति वफादारी की। यानी कि उस वक्त भारत डोमिनियन स्टेट था, गणतंत्र नहीं था, जबकि भारत की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि भारत एक गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है, ठीक है, या लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है, कुछ भी कह लीजिएगा। भारत की जो स्थिति है वो गणतंत्रात्मक लोकतंत्र या लोकतंत्रात्मक गणतंत्र जैसी है। अब आप पूछेंगे इन शब्दों का अर्थ क्या है, गणतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, गणतंत्रात्मक लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र क्या है। समझिए आप, दो वर्ड या दो शब्दों का उल्लेख मिलता है, एक गणतंत्र और एक लोकतंत्र। हालांकि बाद में हम इसको जिक्र करेंगे, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तब हम इसका जिक्र करेंगे, अभी भी समझ लीजिएगा। गणतंत्र वो राष्ट्र या वो शासन व्यवस्था होती है जिसमें राष्ट्र प्रमुख को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर देश की जनता द्वारा चुना जाता है, देश की जनता द्वारा चुना जाता है। अब आप कहेंगे क्या मतलब? जी बिल्कुल मतलब, भारत में राष्ट्र प्रमुख है देश का राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति का चुनाव होता है और चुनाव में भाग लेते हैं लोकसभा के या संसद के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। और लोकसभा के सदस्यों को या विधानसभा के सदस्यों को भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से चुनती है और उनके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। इलेक्टोरल बोर्ड में ये सारे लोग आते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ है, लेकिन चुनाव तो कहीं ना कहीं भारत की जनता की सहभागिता तो है उसमें। और ऐसी स्थिति में ऐसी शासन व्यवस्था को गणतंत्र कहा जाता है। अब आप कहिए ब्रिटेन में गणतंत्र है या नहीं है, तो ब्रिटेन में राष्ट्र प्रमुख वहां की राजा होता है, महारानी होती है, महाराजा होते हैं, वो जनता द्वारा किसी भी प्रकार से नहीं चुने जाते, ना प्रत्यक्ष रूप से ना अप्रत्यक्ष रूप से, बल्कि वो वंशानुगत है। तो ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, ब्रिटेन गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां के राष्ट्र प्रमुख के चुनाव में जनता की किसी भी प्रकार से सहभागिता नहीं होती। ठीक है, अमेरिका वाले पूछे तो अमेरिका गणतंत्र है, क्योंकि वहां पर राष्ट्रपति के चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से वहां की जनता भाग लेती है। भारत में भी अप्रत्यक्ष रूप से भारत की जनता हिस्सेदारी लेती है, इसलिए भारत भी गणतंत्र है। अब आप कहेंगे कि लोकतंत्र क्या चीज है, तो लोकतंत्र है जिसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से सरकार के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अर्थात सरकार, चाहे वो राज्य की सरकार हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, दोनों ही स्थितियों में भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से एमपी और एमएलए के लिए वोट डालती है और अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ऐसी स्थिति में जिस शासन व्यवस्था में इस प्रकार की व्यवस्था होती है वो लोकतंत्र कहलाता है। और भारत में चूंकि दोनों व्यवस्थाएं हैं, इसलिए भारत को चाहे तो गणतंत्रात्मक लोकतंत्र कह दीजिए या लोकतंत्रात्मक गणतंत्र कह दीजिए। अब ब्रिटेन के मामले में ले लें तो ब्रिटेन गणतंत्र तो नहीं है, यह स्पष्ट है, लोकतंत्र है। हाँ, लोकतंत्र है क्योंकि वहां पर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वहां के प्रधानमंत्री का या संसद का चुनाव किया जाता है, इसलिए वहां लोकतंत्रात्मक व्यवस्था है, लेकिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था नहीं है। भारत में दोनों व्यवस्थाएं हैं, अर्थात भारत एक लोकतंत्रात्मक गणतंत्र है या गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। अब प्रश्न उठा कि 26 नवंबर 1949 को क्यों संविधान पूरी तरह पारित नहीं किया गया, क्योंकि अभी हम डोमिनियन स्टेट थे, हम गणतंत्र नहीं थे। जिस दिन देश के राष्ट्रपति का चुनाव होगा उस दिन हम गणतंत्र बनेंगे। इसलिए गणतंत्र नहीं होने के कारण और देश की प्रस्तावना में, संविधान की प्रस्तावना में गणतंत्र शब्द का उल्लेख है और गणतंत्र हम है नहीं, इसलिए 26 नवंबर 1949 को देश के संविधान को स्वीकार नहीं किया गया, उसे आंशिक रूप से लागू किया। जिन चीजों की आवश्यकता थी उन चीजों को लागू कर लिया। पूर्ण रूप से हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को इसको स्वीकार किया था, 26 जनवरी 1950 को स्वीकार किया था। ठीक है, तो यहां तक की बात आप लोगों के समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं हम थोड़ी सी और। अब 26 नवंबर 1949 की यह व्यवस्था हो गई। इस व्यवस्था के तहत हम लोगों ने कहा कि 11 अधिवेशन किए गए 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है, इसके बाद 24 जनवरी 1950 को
24 जनवरी 1950 को एक 12वां अधिवेशन किया गया। एक किया गया 12वां अधिवेशन। देखिए पुस्तकों में कहीं कहीं 11 अधिवेशन लिखा होता है और कहीं कहीं पर 12 अधिवेशन लिखे होते हैं। कहीं कहीं पर 11 अधिवेशन और कहीं कहीं 12 अधिवेशन। जो 12वां अधिवेशन था यह हुआ 24 जनवरी 1950 को, यानी कि देश का संविधान लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को 12वां अधिवेशन लागू हुआ या 12वां अधिवेशन हुआ। इस दिन सिर्फ एक ही काम किया गया था और वो किया गया था, हस्ताक्षर किए गए थे संविधान पर। और संविधान पर जो हस्ताक्षर करने वाले लोग थे वो 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। 284 सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर क्या किए, हस्ताक्षर किए थे। उनकी संख्या 284 होती है। उनकी संख्या 284 होती है। ठीक है, कितनी? 284 सदस्य। ठीक है, तो 284 सदस्य होते हैं। ठीक है, 284 सदस्य थे। ठीक है, लिखिएगा इसमें पॉइंट बनाकर, इसको इतना बार तो आप लोगों ने समझ लिख लिया। भारत के जब संविधान पर हस्ताक्षर करने के नाम आया तो पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। पहला हस्ताक्षर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने और दूसरा हस्ताक्षर अंतिम हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। संविधान सभा के एक सदस्य थे जिनका नाम था हसरत मोहानी। मैं इतिहास में हसरत मोहानी साहब को पढ़ाता हूं कि हसरत मोहानी साहब कौन थे। हसरत मोहानी संविधान सभा के सदस्य भी थे और ये वो व्यक्ति थे जो उस दिन मौजूद थे, लेकिन उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। लिख लीजिएगा, संविधान सभा के सदस्य हसरत मोहानी ने संविधान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। हसरत मोहानी थे जिन्होंने क्या किया, संविधान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, मर्जी करिए नहीं करिए मत कीजिए। तो यहां तक की कहानी समझ में आ गई। हालांकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि क्यों उन्होंने मना किया था, तो उसका सीधा अर्थ है कि उन्होंने कहा कि मैं भारत के संविधान पर भरोसा नहीं करता। बहुत सारी जो आरोप लगाए जाते हैं भारत के संविधान पर, उन आरोपों को वो सही मानते हैं। हालांकि हम जब पीसीएस स्तर का पढ़ते हैं या आईएएस स्तर का पढ़ते हैं तो उन सब चीज़ों को देखते हैं कि जिनके तहत आरोप लगाए जाते हैं और उन आरोपों का हम लोग खंडन करते हैं। ठीक है, समय मिलेगा मैं आप लोगों को भी उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ तक की बात हो गई। अब 2-3 फैक्ट और हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। भारत के संविधान को हस्तलिखित है, लिखने का जो काम किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। तो सुलेखन का काम किसने किया था? लिखते रहिएगा आप लोग मेरे साथ साथ, ये प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये वो व्यक्ति थे जिन्होंने सुलेखन का काम किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जिन्होंने हस्तलिखित रूप से इसको लिखा था। ठीक है, अब डिजाइन भी की गई है, उसके चारों तरफ डिजाइन की गई है। तो डिजाइन का काम 2 लोगों ने मिलकर किया था। डिजाइन का काम 2 लोगों ने मिलकर किया था। एक तो थे नंदलाल बोस, दूसरे थे राम मनोहर सिन्हा। तो 2 लोग थे, नंदलाल बोस और दूसरे व्यक्ति थे राम मनोहर सिन्हा, जिन्होंने डिजाइन का काम किया था। मैंने नंदलाल बोस के बारे में इतिहास में भी बताया है कि ये प्रथम व्यक्ति थे जिनको स्कॉलरशिप मिली थी और स्वदेशी आंदोलन के समय मैंने इनका जिक्र किया था। ठीक है, तो डिजाइन का काम 2 लोगों ने, राम मनोहर सिन्हा और नंदलाल बोस ने किया था। यहां तक की बात हो गई। अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए, अंतरिम संसद के रूप में कार्य करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का अंतरिम राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 को
26 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इसलिए 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब तक हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लोग पूछे 26 जनवरी को क्या हुआ था साहब, गणतंत्र दिवस से क्या हुआ था? इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था। थोड़ा सा गलत है, टेक्निकली थोड़ा सा गलत है। संविधान लागू हुआ था सही है, लेकिन गणतंत्र दिवस इसलिए बनाते हैं क्योंकि उस दिन हम गणतंत्र हुए थे। और गणतंत्र होने का अर्थ है, मैंने अभी समझाया, कि जिस देश का राष्ट्रपति स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश की जनता द्वारा चुना जाता हो, तो उस देश को गणतंत्र कहा जाता है। अब चूंकि राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, और वो चुने हुए राष्ट्रपति थे, इसलिए 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र हुए थे, इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ना कि इसलिए कि देश का संविधान उस दिन लागू हुआ था। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक बात आपका? ठीक है, नेक्स्ट क्या, अब कुछ अनुच्छेदों की बात कर लेते हैं। अब आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि क्या इस तरह का कोई उल्लेख है कि 16 अनुच्छेद इस तारीख को पारित हो रहे हैं, बाकी के 26 जनवरी को होंगे? बिल्कुल, भारत के संविधान का अनुच्छेद 394 है। लिखिएगा, भारत का अनुच्छेद 300 या संविधान का अनुच्छेद 394 इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि इस बात का स्पष्ट उल्लेख करता है कि 16 अनुच्छेदों को छोड़कर 16 अनुच्छेदों को छोड़कर 16 अनुच्छेदों को छोड़कर बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। तो 394 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 16 अनुच्छेदों को छोड़कर बाकी अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को लागू होंगे। ठीक है, अब एक प्रश्न उठतेगा आपके सामने कि हमारा देश तो 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बीच में, यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद और 26 जनवरी 1950 के बीच में भारत का शासन कैसे चल रहा था, कौन सी व्यवस्था के तहत चल रहा था, कौन से कानून के तहत चल रहा था? तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 2 कानून थे। एक तो था भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, और दूसरा था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये 2 वो कानून थे जिनके तहत देश का शासन चल रहा था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद और 26 जनवरी 1950 को, जब तक देश का संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक इन 2 कानूनों के तहत देश का शासन चल रहा था। आप पूछेंगे क्या इस बात का उल्लेख देश के संविधान में है? जी बिल्कुल, अनुच्छेद का इन सब बातों का उल्लेख देश के संविधान में है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 ये कहता है, आर्टिकल 395 ये कहता है कि देश का संविधान लागू होने के बाद, देश के संविधान लागू होने के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त हो जाएगा। तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है अनुच्छेद 395 में कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 समाप्त हो जाएंगे जब देश का संविधान लागू होगा। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई आप लोगों को? अब आप पूछेंगे, आप एक बार पूछ सकते हैं कि भारत के संविधान का नाम क्या है, भारत के संविधान का शीर्षक क्या है, भारत के संविधान का नाम क्या है, क्या वो भारत का संविधान है या संविधान है? तो इसके बारे में अनुच्छेद 393 आर्टिकल 393 उल्लेख करता है कि भारत का संविधान का नाम या शीर्षक है भारत का संविधान। तो पुस्तक के ऊपर लिखा होता है, संविधान की पुस्तक के ऊपर भारत का संविधान, जो कि भारत के संविधान का क्या है, शीर्षक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे कुछ लोगों ने संविधान सभा के
आलोचना की है, कुछ इस पर वक्तव्य दिए हैं, उनको लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिएगा, शीर्षक दीजिएगा संविधान सभा की आलोचना। शीर्षक दीजिएगा संविधान सभा की आलोचना। देखिएगा संविधान के बारे में, देखिएगा संविधान के बारे में इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री विंसेंट चर्चिल ने इसे एक ही जाति की संस्था कहा था। इसे एक ही जाति की संस्था कहा था। तो विंसेंट चर्चिल ने क्या कहा था? इसे एक ही जाति की संस्था कहा था। देखिए, जाति का अर्थ ये नहीं है किसी जाति धर्म की बात हो रही है, जाति का अर्थ है कांग्रेस का मतलब था उसका। उन्होंने कहा कि संविधान सभा कांग्रेस का इसमें बहुमत है, तो ये कांग्रेस की ही संस्था है, तो एक ही जाति की संस्था कहा था। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा दूसरा पॉइंट। सर जॉन साइमन ने संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा था। ठीक है, आलोचना है, लोग आलोचना कर रहे हैं। लिखिएगा नेक्स्ट। अमेरिकन इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस तरह लिखिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन में लिखा है कि संविधान सभा का अर्थ कांग्रेस है, और कांग्रेस का अर्थ भारत है। संविधान सभा का अर्थ कांग्रेस है और कांग्रेस का अर्थ भारत है। ठीक है, तो यह आलोचना की गई है। तो कुछ लोग ये आलोचना कहते हैं कि यह संप्रभु संस्था नहीं थी। ठीक है, अब संप्रभु संस्था के बारे में लोग कहते हैं कि इसमें जो संविधान सभा के सदस्य थे उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था। चलिए, एक आलोचना का विषय है, लेकिन आप सोचिए कि उस वक्त, हाँ ये बात सही है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, जनता द्वारा नहीं चुने गए थे, लेकिन सारे के सारे बड़े नेता इसमें शामिल थे। सारे के सारे बड़े नेता, अगर प्रत्यक्ष चुनाव भी होता तब भी संविधान सभा में यही लोग चुनकर पहुंचते। तो और सारे के सारे लोग राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, मजे हुए लोग थे, और यहां पर यह व्यवस्था की गई थी, कांग्रेस के द्वारा यह व्यवस्था की गई थी, सिर्फ खाटी कांग्रेसियों को ही सम्मिलित नहीं करना था, बल्कि विभिन्न विचारधाराओं के लोगों को शामिल किया करना। हम लोगों ने जहां प्रारूप समिति देखी, तो प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर साहब उसके अध्यक्ष थे। तो डॉक्टर अंबेडकर साहब को शामिल किया गया, जबकि वो कांग्रेस के बहुत बड़े विरोधी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, M.R. जेकर, ठीक है, ये ऐसे नाम हैं जो बहुत विरोधी थे कांग्रेस के, लेकिन इनको भी सम्मिलित किया गया कांग्रेस के द्वारा। तो कांग्रेस ने प्रयास किया कि समाज के हर वर्ग, हर तबके के व्यक्ति को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए संविधान सभा में। तो ये आरोप लगाना कि ये संप्रभु नहीं है या इसका गठन अंग्रेजों की कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया है, ये देखिए आरोप गलत है ना। किसी एक अच्छे कार्य पर आप लोग टीका टिप्पणी करना जो लोग करते हैं उनके लिए ये गलत बात की जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉपी पेस्ट वाला संविधान है, हम लोगों ने कहीं से लिया। देखिए, सबसे पहले मैं इसके बारे में बात कहना चाहूंगा कि हमने ये पुस्तकों में बहुत गलत लिखा होता है कि ये चीज हमने कहीं से ली है, कि साहब मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से ले लिए, कि साहब हमने ये आयरलैंड के संविधान से ले लिया, संविधान संशोधन की विधि दक्षिण अफ्रीका से ले ली। देखिए, प्रश्न आते हैं
इसलिए लिख लेते हैं वैसा, और पुस्तकों में उल्लेख भी वैसे ही हो जाता है, लेकिन हकीकत में हमने कहीं से कोई चीज ली नहीं है, आइडिया लिया है और उसका फिर भारतीयकरण किया गया। मैंने प्रारूप समिति जब पढ़ा रहा था तब मैं बताया कि BN राव साहब ने जब प्रारूप तैयार कर लिया तो उसका भारतीयकरण करने का काम प्रारूप समिति का था। और एक बड़ा कठिन काम, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि अभी हम लोग भारत के संविधान के बिल्कुल प्रारंभिक स्टेज में है, तो अभी समझना मुश्किल है। लेकिन जब आप धीरे धीरे पढ़ेंगे और मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे कि भारत का संविधान एक खूबसूरत संविधान है, बहुत अच्छा और अच्छी सोच के साथ बना हुआ देश का संविधान है। ठीक है, बस उसको अमल करने वाले लोग गलत साबित हो जाते हैं, ये गलत होते हैं, लेकिन संविधान या संविधान निर्माताओं की जो मंशा थी वो गलत नहीं थी, उस पर आरोप लगाना व्यर्थ है। तो इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने भी कहा था। उन्होंने कहा था कि किसी देश के संविधान से अच्छी चीज लेना चोरी करना नहीं होता, बल्कि इतिहास और अनुभव से सीखना होता है। देखिए, उन लोगों ने संविधान में संशोधन किए, तो जैसे मौलिक अधिकारों की बात करें, कहा जाता है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मैं कहूंगा कि अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, ठीक है, लेकिन मौलिक अधिकार जब मूल अमेरिकी संविधान में शामिल नहीं था, इसको बाद में ऐड किया गया, बाद में सम्मिलित किया गया, शामिल किया गया था। तो उन लोगों ने अपने अनुभवों से अपनी कुछ जो गलतियां रही होंगी उनसे सीखा, शामिल किया गया। तो भारत के संविधान निर्माताओं ने भी यही बात सोची कि ये चीज वहां पर बाद में इनबिल्ड की गई है, तो क्यों ना हम भी अपने संविधान में शामिल करें। तो प्रेरित थे, वहां से उन्होंने प्रेरणा ली और भारत के संविधान में उन सब चीजों को समावेश किया गया। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा। आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की जटिल भाषा के कारण, आइवर जेनिंग्स ने भारतीय संविधान की जटिल भाषा के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। आइवर जेनिंग्स ने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। ठीक है भाई, भाषा कठिन है, ये तो सच बात है, और इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। तो भाषा तो कठिन है, इसलिए इसको वकीलों का स्वर्ग कहा था। अब चूंकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने देश के संविधान के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, इससे उन्हें आधुनिक भारत का मनु भी कहा जाता है। लिख लीजिएगा। संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के कारण, संविधान के निर्माण में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान के कारण उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। उन्हें आधुनिक भारत का मनु कहा जाता है। उन्हें मनु कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की अंतिम बैठक में डॉक्टर अंबेडकर के लिए दक्ष पायलट की संज्ञा दी। एक्सपीरियंस्ड पायलट, दक्ष पायलट की संज्ञा दी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दी थी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। संविधान सभा के सदस्य के वी राव ने संविधान सभा के सदस्य के बी राव ने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का जनक और जननी कहा। फादर एंड मदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनक और जननी कहा। के.वी. राव ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक और जननी कहा। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी संविधान सभा कंप्लीट होती है आज। कल हम लोग अब जैसे कहा जाता है पुस्तकों में कि ये चीज हमने यहाँ से ली, तो संविधान में हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है उसका अध्ययन करेंगे और अनुसूचियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्रस्तावना में प्रवेश करके भारत के संविधान में प्रवेश कर जाएंगे। तो ये जो आपका क्लास है, ये क्लास आपकी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए और प्रारंभिक परीक्षा के लिए है। चाहे वो पीसीएस हो, उसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए, यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा, लोअर पीसीएस है, आरओ एआरओ है, वनडे एग्जाम है, पेट आ रहा है, इन सब की फॉर्म निकले हुए हैं। इन सब की परीक्षाओं के लिए ये मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन मोड में मैं यूपीएससी स्तर का पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा इसको डिटेल और गहराई में ले जाकर, जैसा वहाँ पर एग्जाम का नेचर है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूँ। जल्दी कोशिश करूंगा कि एक यूपीएससी के लिए भी मैं क्लास लेकर आऊँ।
ठीक है, समय के अभाव के कारण ये संभव नहीं हो पा रहा है और जल्दी ही और विषयों की भी आपको क्लास मिलनी प्रारंभ हो जाएगी। तो तब तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा और लगातार टच में रहिएगा। लगातार आपका पूरा कोर्स यहाँ पर कंप्लीट होगा। तो मुझे अनुमति दीजिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।